विद्या भारती के विद्या भारती उत्तराखंड के समस्त परिवारजन, छात्र, आचार्य, प्राचार्य, अधिकारी एवं छात्रों के अभिभावक, आप सबको मेरा पुनः नमस्कार। विद्या भारती मेरे लिए एक परिवार की तरह है और विशेषकर विद्या भारती उत्तराखंड के साथ एक अलग ही भावनात्मक संबंध है, क्योंकि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है और मैं विद्या भारती से पढ़ा हूँ। तो वो भावनात्मक संबंध जो जीवन पर्यंत रहता है वो है ही। और विगत कुछ वर्षों में आप सब लोगों का साथ, आप सब लोगों का जो मुझे स्नेह मिला है और कई अच्छी चीज़ों में जो योगदान करने का अवसर मिला है, उससे मेरा ये भावनात्मक संबंध और प्रगाढ़ हो गया है। जब कुछ दिन पहले मेरी भुवन जी से बात हुई कि हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे समय में, जिस समय विश्व एक बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और भारत भी एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और सबके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। तो उसके लेके दो विचार मन में आए। एक कि इस समय हम जो अपने छात्र, हमारे जो भैया बहन जो घर में ही हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी सामग्री के लिए, उनके शिक्षण के लिए। तो उसके लिए मैंने कुछ सुझाव भुवन जी और विजयपाल जी को दिए हैं। उनमें से जो है कुछ सुझाव उनको अच्छे लगे तो उस पर काम चल रहा है। और इसके अतिरिक्त मुझे ये भी लगा कि जो हमारे जो एक परिवर्तन हो रहा है, जिस पर हमारी एक बड़ी नज़र है, क्योंकि उद्योग जगत में रहते हुए और इसके अतिरिक्त कई अन्य संगठनों से जुड़े होते हुए एक जानकारी, एक सोचने का नज़रिया, एक दृष्टिकोण जो है, उसको क्यों ना एक अवसर मिलने पर आप सब लोगों के साथ जो मैं शेयर करूं और आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं उनको मैं उत्तर देने का उनका प्रयास करूं। तो ये एक प्रयास है और मुझे आशा है कि इसमें जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और आपके बहुत प्रश्न भी आए हैं, जो प्रश्न बहुत तार्किक हैं, समय के अनुकूल हैं, तो उनको भी मैं यथाशक्ति उत्तर देने का उनका प्रयास करूंगा। आप सब लोग, काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे संदेश भी आ रहे हैं। तो समस्त लोगों को, जिन लोगों ने मुझे नमस्कार कहा है, उन सबको मेरी तरफ से फिर नमस्कार। और मैं अब कुछ आपके सामने अपने विचार प्रकट करूंगा और उसके बाद जो आप लोगों के कई प्रश्न आए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये कोरोना वायरस की जो एक महामारी आई है, जिसका उद्गम चीन में, हम जानते हैं, अब सभी लोग लगभग इस बात से परिचित होंगे। चीन के हुबई प्रांत में, वुहान नाम के शहर में, जो वहाँ पर एक लाइव जिंदा जो जानवर हैं उनको सब एक क्रय विक्रय का एक जो केंद्र था, वो वहाँ से संभावित फैली है। इसके पर कई मत भी हैं कि वहाँ पर कोई प्रयोगशाला थी इत्यादि, तो वो सब अभी जो है जांच का विषय है, लेकिन ये अधिकतर माना जाता है कि वहाँ से फैली। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की महामारियाँ फैलना पहले भी हुआ है, और ये बड़े संयोग की बात है कि पिछले हर 100 साल में ऐसा कुछ न कुछ हुआ है। सन 1917-18 में 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, और स्पेनिश फ्लू में भी जो है भारत के करीबन 1.5 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। 1.5 करोड़ लोगों की इसमें डेथ हुई थी। उससे पहले भी हुआ था, उससे पहले प्लेग। तो इस तरह की महामारियां बीच बीच में आई हैं, और उसका एक कारण बहुत बड़ा ये है कि हमारा जो शरीर है वो उसमें हमारे अंग के अतिरिक्त अन्य तरह के बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि भी कई रहते हैं। बैक्टीरिया विशेषकर, कई बैक्टीरिया तो अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं, हमारे भोजन के पचने के लिए बड़े अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं। और और कई जो पिछले समय में, ये मानिए कि लगभग हमारे शरीर में करीबन 1400 के आसपास, जिसे कहते हैं पैथोजन हैं,
और ये जो पैथोजन हैं, ये इसमें से 70% जो है वो जूनोटिक है। जूनोटिक का अर्थ ये है कि वो जो एक जो जो जानवरों का जो और जो बाकी अन्य जो एनिमल्स हैं, जैसे जो बाकी अन्य पशु पक्षी कीड़े वायरस इत्यादि हैं, वहाँ से उनका आना होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत होते हैं। तो 1400 में तो इस तरह से मनुष्य और पशु पक्षी के बीच में एक तरीके से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजन इनको कहते हैं, इनका आना जाना एक तरीके से इनका आना लगा रहता है। लेकिन पिछले पिछले 70% जो है, और पिछले कई दशकों में इसकी जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो उसका कारण ये है कि क्योंकि मनुष्य और पशु पक्षी के बीच में जो एक पहले एक दूरी रहती थी कि वो वन में रहते थे, हम नगर में रहते थे, सबके लिए उनका स्पेस था, वो सब अब इस वक्त नहीं है। तो इस तरह के जो है ट्रांसमिशन की जो संभावना है और जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और ये जो बीमारी फैली है, और बस इसमें फ़र्क ये है कि जैसे 2003 में सार्स की हुई थी, 2009 में मर्स की हुई थी, तो ये सब एक कोरोना वायरस एक फैमिली है, एक वायरसों का जो है एक पूरा परिवार है, और उससे आते रहते हैं। वो एक अलग विषय है, बहुत गहरा। तो ये जो महामारी हुई है, इसमें विशेष बात ये हुई है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैला है। पिछले जैसे अब तो कई मिलियन, करीबन 2.5-3 मिलियन, 25 लाख के आसपास जो है इसमें संक्रमित हुए हैं। 29 जनवरी को हमारे देश में भी जो है करीबन एक ही था, और इस समय जो है इफेक्ट 12-13 हज़ार तक नंबर पहुंच चुका है। तो फिर भी हमारे देश में कम गति से फैला है, विशेषकर अन्य राष्ट्रों के तुलना में। आप जानते ही होंगे अमेरिका, यूरोप और इत्यादि शहरों में, इत्यादि देशों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है। तो इसका जो प्रकोप दुनिया पर चल रहा है इस समय, क्योंकि इसकी कोई, जैसे एक प्रश्न किसी ने पूछा भी था कि क्या ये वायरस दोबारा आएगा, क्योंकि इस समय ये इतनी तेज़ी से फैला है कि इसका जो वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल होता है, कि ये वायरस के ऊपर जो क्योंकि वायरसों का संगठन ऐसा होता है कि उनके लिए कोई विशेष दवाई नहीं होती है, जो है जो कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस एक प्रोटीन का एक जो है एक अपभ्रंश है। तो क्योंकि इतनी तेजी से फैला है, इसके लिए इसकी कोई दवाई नहीं है इस समय। तो कई कुछ एक प्रश्न पिता की दवाई नहीं है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि कोई भी एक दवाई बनाने में, कोई भी एक औषधि बनाने में बहुत समय लगता है। उसके लिए पहले उसका पूरा मॉलिक्यूल्स का चेक किया जाता है, उसके बाद उसके जो है ये देखा जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन सा केमिकल उस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे प्रभाव पड़ता है वायरस या बैक्टीरिया पर। उसके बाद अगर वो बनते हैं तो उसके बाद बहुत समय तक एनिमल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद में ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, मतलब पहले पशुओं के ऊपर, फिर जो है व्यक्तियों के ऊपर। तो उसमें बहुत समय लगता है। कोई भी मेडिसिन बनाने में जो कि प्रामाणिक मेडिसिन हो, उसमें करीबन 1 डेढ़ 2 साल तो लगता ही लगता है उसमें। तो अभी उस पर, तो अभी जो ये जो फैला है और इसमें लोग ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका ये कहना है कि उसके जो तरह के वायरस हैं उसके अनुपात में जो उसके अनुसार जो पहले उसके जैसे मिलते जुलते वायरस रहे हैं, उनके ऊपर जो दवाई काम कर रही है, ट्रायल एंड टेस्ट के आधार पर उन्होंने देखा कि कुछ तरह की दवाइयां काम कर रही हैं। कोई प्रूवन नहीं है इस समय, कोई क्लिनिकल, कोई प्रामाणिक जो है औषधि इसकी नहीं है, लेकिन इसके तरह के वायरसों के आधार पर जो कुछ दवाइयां जो दी जा रही हैं और उनका प्रभाव अच्छा पड़ा है, उसको देखते हुए ये माना गया है कि ये दवाई इस पर काम कर रही है। तो अभी हम अपने मूल विषय पर आते हैं। तो इस जो वायरस के फैलने से जो प्रभाव पड़ा है, हम ये देख रहे हैं कि सब जगह लॉकडाउन की स्थिति है। अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रभाव पड़ा है, और इसके अतिरिक्त सामाजिक भी जो है, 1 डेढ़ महीने से लोग लॉकडाउन में हैं, एक अनिश्चितता की स्थिति में हैं। सभी मेरे कई परिचित सेलिब्रिटीज़ जो है सब अपने घर में हैं, सबका जो है किसी के पास क्या है नहीं है वो सब अब बराबर हो गया है लगभग। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा जो समाज है उस पर उसका एक काफ़ी एक फ़र्क पड़ रहा है। अब आप देखिए, देश की जो हमारी जो जीडीपी है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, करीबन $3 ट्रिलियन के आसपास है। $3 ट्रिलियन का अर्थ ये है कि अगर 50 हफ्ते होते हैं तो एक हफ्ते में करीबन 60 ट्रिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर का फ़र्क है।
$60 बिलियन, और अगर हमने अगर 4 हफ्ते भी अगर हम बंद रहे तो करीबन $250 बिलियन का एक तरीके से फर्क है। और $1 बिलियन अगर 6,000 करोड़ के आ रहे तो करीबन 1.5-2 लाख करोड़ का फर्क हमारी अर्थव्यवस्था पर हुआ है इस पर। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। और हम जानते हैं कि इस समय उद्योग बंद हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ा हूँ। मुझे पता है हमारी फैक्ट्रीज इस वक्त बंद हैं और ऑफिसेज वगैरह बंद हैं, तो वो एक काफ़ी प्रभाव पड़ा है इसका अर्थव्यवस्था पर। और लेकिन ये प्रभाव आप जानते हैं, ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था। और इसके लिए ये लॉकडाउन के अतिरिक्त और कोई विकल्प इस देश के सामने नहीं था। जिन देशों में इस लॉकडाउन को नहीं किया गया, वहाँ पर आप जानते ही हैं, अमेरिका में जो है करीबन 28-30 हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 2.5-3 लाख वहाँ पर संक्रमित, 3-4 के आसपास संक्रमित हो चुके हैं। तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और भारत जहाँ पर इतनी बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे देश में जहाँ पर पूरे देश में लगभग सिर्फ 1 लाख, क्योंकि ये जो वायरस जब ग्रो करता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जब वायरस का अटैक होता है तो वायरस का अटैक, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाता है, हमारे जो श्वास नली है उससे हमारे लंग्स पर प्रभाव पड़ता है। और ये देखा गया है कि जिन लोगों की अवस्था है या कुछ और बीमारी है, या उस पर जो है उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लंग्स पर जब फर्क पड़ता है, और जो वहाँ पर उसका एक रिएक्शन होता है, एल्वियोली कहते हैं उसको लंग्स में, और उन पे जो है क्योंकि इम्यून सिस्टम भी उस पर रेजिस्ट करता है इत्यादि करने से, उनको कुछ समय तक उनके जो लंग्स में सांस लेने की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। और काफ़ी लोगों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके पास आज उनको इन्फेक्शन हुआ है और उनका इन्फेक्शन खत्म भी हो गया। ऐसा भी कई कई लोग हैं ऐसे, जिसको आपने सुना होगा, उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट का प्लान हो रहा है, ये देखने के लिए कि स्प्रेड कितनी है। लेकिन कई लोगों में इसका, जिनमें इनका प्रभाव पड़ता है, उसका उनका प्रभाव जो है उसमें लंग्स पे प्रभाव पड़ने से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, और उसमें कई ऐसे जो रोगी हैं, उनको उस समय आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता उसमें उनको पड़ सकती है। और इसको देखते हुए हमारे देश में कुल 1 लाख आईसीयू बेड हैं, और 1 लाख आईसीयू बेड हैं, और कुल मिला के करीबन 20-25 हज़ार वेंटिलेटर हैं। तो अगर हम देखें, अगर हमारे देश में हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये पूरी संभावना थी कि जुलाई तक करीबन 40% लोग इससे इन्फेक्ट हो जाते। इसका अर्थ ये है कि लगभग 40 करोड़ लोग, और 40 करोड़ में अगर हमको जो है 40 के आसपास जो 4 करोड़ भी अगर उस पर जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ते, तो 1% मोर्टेलिटी के रेट के हिसाब से कम जो है 1 करोड़ लोगों को हमको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। और उसमें से काफ़ी ऐसे 1% थे, 6.5 लाख, जो जिनकी डेथ हो सकती थी। अब क्योंकि हम ये सब नहीं कर सकते हैं, हमारे पास हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, हमारे पास बेड्स नहीं है, इसलिए हमारे पास उस ट्रांसमिशन को रोकने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था कि हम उसको रोक सकें। और उसी का परिणाम ये हुआ कि हालांकि हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास केस अभी 12-13 हज़ार के आसपास हैं जो है। हम टेस्टिंग भी बहुत बढ़ा रहे हैं। हमारी टेस्टिंग लगभग करीबन जो है 3 लाख के आसपास हो चुकी है, और लगभग 30,000 40,000 पर डे के हिसाब से टेस्टिंग हो रही है, जिसको भारत सरकार 80,000 प्रतिदिन तक करने वाली है। तो टेस्टिंग से हमें और कुछ केसेस सामने आ सकते हैं, जिनको हम पहले ही थोड़ा उनका उपचार करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये समय बहुत ज़रूरी था लॉकडाउन के लिए, क्योंकि हम ये अकस्मात हमारे पास आया। हमारे पास इस बीच में सरकार ने हॉस्पिटल बेड्स की सुविधा बहुत बढ़ाई है, कई चीज़ों को हॉस्पिटल में बेड्स में कन्वर्ट कर दिया है कई, और इसके अतिरिक्त मास्क है, और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य चीज़ें चाहिए, किट्स चाहिए, उन सब की व्यवस्था सरकार कर रही है। उस सब के लिए समय पाने के लिए हमारे लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। इस लॉकडाउन की बहुत आर्थिक कीमत भी हमको चुकानी पड़ी है, पूरे विश्व को चुकानी पड़ रही है इसकी कीमत। और इससे कई दूरगामी परिवर्तन और भी काफ़ी आने की संभावना है। और जो है इसमें, अगर लॉकडाउन जिस दिन खत्म भी होता, भी आप जानते ही हैं 20 तारीख से ये कहा गया है कि लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी रियायत दी जाएगी जिन क्षेत्रों में
कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं है। और तो भी जो है जो उद्योग खुलेंगे या जहाँ पर खोला जाएगा वो उसमें भी एक कैफ़ी उनको केयर रखनी होगी, उनको कई नियम का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वायरस दोबारा आए। क्योंकि पूरी संभावना ये है कि ये वायरस अगर हमारे यहाँ चला भी जाए तो भी वापस आ सकता है, जब तक इसकी दवाई या वैक्सीन का जो है पूरी बन नहीं जाती। और इसकी वैक्सीन ये मानते हैं कि कम से कम जो है अगले साल जो है जनवरी फरवरी, बहुत कोई चमत्कार हो गया तो शायद 1-2 महीने पहले, नहीं तो उससे पहले इसकी वैक्सीन का आना संभव नहीं है। तो तब तक जो है ये संकट हमारे पर बना रहेगा। तो उसका एक ही उपाय है कि हम लोग जो है अभी जो जब लॉकडाउन शुरू हो तो प्रारंभ करें, अपना जब जीवन तो पूरा ख्याल रखें कि ये फिर से वायरस फैलने ना पाए। तो ये कई प्रिकॉशंस तो इसमें रखने ही होंगे। अब इसके ऊपर जो कई परिवर्तन हुए हैं उसके ऊपर मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि क्या ट्रेंड्स इसके ऊपर हुए हैं सोसाइटी में और इकोनॉमी में, जिनके ऊपर जो बड़े स्पष्ट हैं और सामने हैं। एक ट्रेंड तो ये है कि डिजिटल ऑनलाइन जो है वो काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। आप खुद ही जानते हैं कई छात्र ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं। मैं कई ऐसे जगह जानता हूँ विदेश में भी। अभी मेरे एक प्रोफेसर टफ्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गोविंदराजन जी से बात हो रही थी, हमारे वर्ल्ड के बड़े लीडिंग प्रोफेसर हैं। तो उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर आज से 6 महीने पहले कोई कहता कि मुझे सब ऑनलाइन पढ़ाना है तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन अब इस समय मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो इससे जो ऑनलाइन लर्निंग है, जो डिस्टेंस लर्निंग है, जो हम समझते हैं कि उससे काफ़ी लाभ होगा, उस पे बहुत अधिक जो है एक तरीके से उसका प्रचलन बढ़ेगा। और जानते हैं लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, और ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ लॉकडाउन के समय के नहीं है, ये परिवर्तन अब काफ़ी लंबे समय तक और हो सकता है कि वह हमेशा तक रहें, क्योंकि इनसे जो लाभ होंगे वो लोगों को दिखने लगेंगे। ऑनलाइन लर्निंग है। ऑनलाइन लर्निंग हम लोग पहले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर स्कूल में जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ विद्यालय में होती है, कई ऐसे छात्र छात्रा हैं जो दूर रहते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, और कई ऐसे अच्छे शिक्षक हैं जो दूर से पढ़ा सकते हैं। वो उनका लाभ जो है छात्रों को मिल नहीं पाता। तो ऑनलाइन लर्निंग है ये बहुत तेजी से बढ़ेगी। डिजिटल कोई भी चीज़ है, जैसे मॉल्स के बजाय जाने के बजाय लोग बाहर से खाना पसंद करेंगे या ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करेंगे, या फिर ऑनलाइन और जो लोकल दुकानें हैं उनके बीच में कोई एक संबंध बनेगा। मतलब कुल मिलाकर जो डिजिटल के लिए है वो प्रभाव काफ़ी पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ भी मैं बताऊँ, हमारे संगठन में भी जब हम लोगों ने बंद किया तो हमने 25,000 लोगों को 4 दिन के अंदर इस बात के लिए उनको इक्विप कर दिया कि वो लोग सब अपने घर से ऑफिस से काम कर सके। मैं अपने घर से बैठ के काम कर रहा हूँ। हमारी करीबन सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं विश्व में, और करीबन हमने 50,000 लोग जो काम कर पा रहे हैं, और 25,000 लोग तो पूरे ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे वो अपने ऑफिस में बैठे हैं। तो ये एक परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन से डिजिटल और ऑनलाइन इसका एक लाभ ये भी हो सकता है, लाभ होगा, हो ही रहा है, कि अब सब लोगों को हर समय ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों के यहाँ ये भी है कि जब हम लोग ऑफिस शुरू करेंगे कि 30% लोग जो है वो ऑफिस कभी भी जो है उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 50% से अधिक लोगों की, 50-70% से अतिरिक्त लोग ऑफिस में कभी जाएंगे भी नहीं। जहाँ लोग 100 का लोग काम करते हैं वहां सिर्फ 60-70 लोग काम करेंगे, ये नियम बन चुका है, और बाकी लोग अपने घर से काम करेंगे। तो इससे कुछ फायदे भी हैं डिजिटल और ऑनलाइन से। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये है कि लोग जो है जो उनके सामने जो जो अपना परिवार का, समाज का, राष्ट्र का व्यय होता है, तो उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर जो है लोग अपना काफ़ी व्यय करेंगे कि जो है हम लोग सेफ रहें, सिक्योर रहें, साफ रहें, और और अपने यहाँ सफाई रखें आसपास। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो छोटे खर्चे की चीज़ें हैं, और जैसे किसी एक ने प्रश्न मेरे से किया था कि भारत हमेशा कुटीर उद्योगों का देश रहा है, क्या हम उनकी तरफ नहीं जा सकते? तो अब हम उनकी तरफ अब वापस तो पूरा वैसे नहीं बन सकते, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल और बड़ी-बड़ी जो उद्योग हैं उनकी उन रोजगार इत्यादि अर्थव्यवस्था वो एक दिशा बन चुकी है।
लेकिन ये है कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कर सकते हैं, लेकिन अब सब लोग एक जैसे कहते हैं फ्रूगल, कि भाई कोई चीज़ जो कम दाम में आ सकती है, कोई चीज़ जिसका लाभ अच्छा है, चाहे लाभ थोड़ा कम है लेकिन दाम बहुत कम है, तो लोग अपने खर्चों को लेकर, अपने आय व्यय को लेकर उसमें काफ़ी एक सेंसिटिव हो गए हैं, और जीवन की कई छोटी-छोटी चीज़ों को उनको ध्यान जो है, उनको अच्छा, उनको जो है उसका सम्मान करने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, जिनका उत्पाद की जो उनकी लागत कम है, उनको भी एक प्रभाव बढ़ने का, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम रहेगी तो उनका प्राइस भी कम रहेगा। तो उसको एक जो है उसको एक बल मिलने की काफ़ी एक संभावना है। इससे अतिरिक्त जो है क्योंकि ये वायरस कोई ऐसा नहीं है कि आज आया और ये लॉकडाउन खत्म हुआ और चला गया, वो होना नहीं है। इसका संकट और इसकी संभावना बनी रहेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में, अपने कार्य करने के तरीके में एक परिवर्तन हमेशा के लिए लाएं, और वो आएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 साल तक जो है करीबन इसकी तो वैक्सीन आनी नहीं है, तो कहीं पर भी कोई अगर मिल गया तो फिर जो है वहाँ पर एक शंका आ जाएगी। लेकिन ये अभी जो, क्योंकि हम इसके लिए काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, तैयारियों के रूप से, और हम जानते हैं कि हमें तुरंत क्या करना चाहिए। अब जैसे कई देश ऐसे हैं, आप देखिए साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों में इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग पहले इस चीज़ से गुजर चुके हैं। 2003 में जब सार्स आया था तब उससे गुजर चुके हैं। तो अब जैसे क्योंकि हम लोग गुजर चुके हैं तो हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन इसके लिए जो हमारी जीवन शैली फिर आएगी, बदलेगी, बट परंतु फिर भी हमें इसके लिए सजग और सचेत तो अब हमेशा ही रहना होगा, और उसके कई अच्छे लाभ भी हैं। जैसे आप देखते हैं, साफ सफाई रखना और सेफ्टी करना, और अपने जीवन में कम चीज़ों से जो है उपयोग से काम चलाना, ये तो अच्छी चीज़ें हैं ही। तो इससे कुछ ये अच्छे परिवर्तन भी इसमें इसमें आएंगे। और संगठन और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो है, लोग अपने नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जैसे कार कंपनी ने एक अपना ऑफर दिया है कि भाई आप कार खरीद लीजिए, अगर 1 साल में आपकी जॉब चली गई तो आपसे हम कार वापस ले लेंगे और आपको पैसे दे देंगे। तो इस तरह की कई चीज़ें एक तरीके से आ रहे हैं। ये ट्रेंड है, देश के लिए कई पॉजिटिव ट्रेंड है। पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर तुलनात्मक रूप से कम प्रभाव पड़ा है विश्व स्तर को देखते हुए, इसलिए, और हमारी अर्थव्यवस्था, चीन और भारत, ये 2 ही बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इस साल भी ग्रो करने की संभावना है, इस साल भी बढ़ेगी। बाकी यूरोप और अमेरिका और कई देशों में वो घटने वाली है, उसमें माइनस होना है। क्योंकि हम लोग फिर भी बढ़ेंगे, उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगे, इसलिए हमारे पर विदेश का निवेश आने की बहुत अधिक संभावना है। तो ये हमारे देश के लिए एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग जो चीन से जैसे चीन, कई लोगों ने देखा है कि एक ही चीन जो है एक तरीके से कई वर्ष से विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन बना रहा है, और क्योंकि वो इसका इंजन बना रहा है, वहाँ पर सबसे अधिक ग्रोथ जो है चाइना ने वर्ल्ड जीडीपी को दी है, इसलिए बहुत संगठन और बहुत राष्ट्र चाइना पर बहुत निर्भर हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने इसका बहुत अधिक कुप्रभाव भी इस समय देखा कि जैसे भारत में ही देखिए, जो हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती हैं, 70% जैसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जो दवाई का पार्ट होते हैं, वो चाइना से हमारे यहाँ आते हैं। ये हमारे लिए बड़ी एक विषम परिस्थिति है। और जैसे हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन भारत में बनती है, लेकिन उसको बनाने का उसके जो मूल उसके तत्व हैं, वो चीन से हमारे पास आते हैं। तो इसको लेकर विश्व स्तर पे चिंता है कि हम इतना ज़्यादा उन पर निर्भर क्यों हैं। और आपने सुना ही होगा, जापान ने तो करीबन 15,000 करोड़ रुपए की एक मदद देने की उन्होंने घोषणा किया कि जो कंपनियां चीन से अपना जो उनकी सप्लाई चेन है उसको हटाएंगी, जो चीन से निर्माण जो हो रहा है जो चीज़ों का, उनको हटाएंगी तो उनको इतनी मदद देंगे। तो भारत के लिए एक अच्छी संभावना है। भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, और इस तरीके से चीन से अगर इन्वेस्टमेंट हटता है, इसके पर सरकार विचार कर रही है, बातें भी चल रही हैं, तो ये हम लोगों को एक इसमें लाभ होगा। तीसरा चीज़, हमारे जो पॉजिटिव चीज़ हमारे यहाँ ये है कि क्योंकि तेल का दाम बहुत कम हो गया है,
और भारत के जो इंपोर्ट है, जो हम भारत से लाते हैं, उसका सबसे बड़ा दो कंपोनेंट है, एक है ऑयल, ऑयल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है, और गोल्ड भी बहुत हद तक है, कम हो गया है। तो ऑयल और ऑयल का इंपोर्ट का जो दाम है, जो ऑयल 70% $70 पर बैरल के आसपास चल रहा था, अभी वो 20-30 के बैरल के आसपास है। इससे देश को बहुत लाभ होगा, बहुत अधिक लाभ होगा। और अभी जो सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो आर्थिक उनको एक उनको भी सरकार को भी उनको कैपिटल चाहिए, उनको भी धन चाहिए, उनको भी जो आर्थिक शक्ति चाहिए, उसमें जो हम कर रहे हैं उसमें ऑयल जो है बहुत हद तक हमारी अर्थव्यवस्था को जो है, हम करीबन $80 बिलियन के ऊपर का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और अगर उसका दाम अगर 70 से $30 पर बैरल तक चला गया तो करीबन $40 बिलियन, अर्थ है कि करीबन 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था बचाएगी इस साल में। तो इससे हमें एक लाभ होगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर ऑयल से बहुत लाभ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत लाभ है, और इसके अतिरिक्त ये एक हम लोगों के लिए अर्थव्यवस्था में लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोगों का श्रम, लोगों का की मेहनत, उनके विचार, वो सब तो खैर ज़रूरी हैं ही अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन देश के विकास के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उत्साह। किसी भी व्यक्ति या देश के विकास के लिए उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कहते हैं जिसमें उत्साह नहीं है उसमें जीवन नहीं। तो इस तरह की जो हमारी कठिन परिस्थिति है, उस कठिन परिस्थिति में भी सरकार के सामने मुझे विश्वास है कि ऐसी बातें चल रही हैं कि हम कुछ बोल्ड स्टेप्स लें। जैसे हमने ये देखा कि फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास कम एक बेस है जिससे हम चाइना पर निर्भर हैं, तो बातचीत चल रही है कि हम क्यों ना इन इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ लाएं। तो ये हमारे लिए एक जो है एक बहुत अच्छा एक मौका है कि हम जिस उद्योगों में हम उतने आगे बढ़े नहीं हैं या हमारे यहाँ इंडिजिनस स्वदेशी बेस नहीं है, उसके लिए हम बड़े स्तर पर हम क्या काम कर सकते हैं। तो इस पे चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा सरकार पैकेज के ऊपर विचार कर रही है, कुछ ला भी चुकी है। तो ये हमारे सामने एक क्योंकि हमारी, अगर हम ये सोचेंगे हम सब कुछ बचा लें और हम कैसे बचा लें, हम कैसे रहें, हम कैसे काम चला लें, तो हम शायद जीवित रहें लेकिन हम विकास नहीं कर पाएंगे। विकास के लिए हमें जिसे कहते हैं बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। तो सरकार उन बोल्ड स्टेप्स पर बहुत विचार कर रही है कि हम ऐसे क्या स्टेप लें कि हम उत्साह से तुरंत आगे बढ़ें। तो ये हमारे उत्साह, कहते हैं कि क्राइसिस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जब जीवन पे संकट आता है तो वो संकट को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, संकट का प्रयोग करना चाहिए अपनी ऊर्जा और अपने उत्साह को बचाकर दोबारा जीवन पर आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक मौका हमारे देश के सामने है। अमेरिका ने तो इसका अनाउंसमेंट कर भी दिया है। अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका में जो अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना था रेल रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, आप जानते हैं उनके यहाँ जो वाटर का सिस्टम है कई राज्यों में वो हमारे राज्यों से भी खराब है, क्योंकि वो सब 100 साल पहले बना था। रेल रोड्स अमेरिका में 150 साल पहले बनी थी। अब उन्होंने ये विचार किया है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको हम बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, और जो भी हमने कई पिछले 100 साल में नहीं किया हम उसको करेंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा विचार है और ये हमें भी करना चाहिए। इससे हमारा राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा, और इसके अतिरिक्त जो हमारी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये चीजें जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी क्या, मैंने कहा, जैसे अगर हम कहें, अगर मैं दोबारा आऊं, ट्रेंड क्या है, डिजिटल और ऑनलाइन बहुत बढ़ेगा। आप सब लोगों से बहुत मेरा अनुरोध है कि अपने आप को, आपके सामने जो ये संकट के समय सही एक परिस्थिति आई है उसमें अपने आप को टेक्नोलॉजी और इसके अलावा डिजिटल मोबाइल ऐप से पढ़ना, दूर से पढ़ना, और कंप्यूटर से इत्यादि से पढ़ना। क्योंकि कंप्यूटर से आप पढ़ते हैं तो आपके टीचर को कभी सप्लीमेंट नहीं कर सकता कंप्यूटर। जो आचार्य है उसकी जो योग्यता है वो हमेशा रहेगी, लेकिन पढ़ाई को और प्रभावी बढ़ाने के लिए आपके सामने विश्व भर की जानकारी आपके साथ आ सकती है, सामने आ सकती है, एक्सपर्ट सामने आ सकते हैं, मेरे को आपसे बात करने का एक अवसर मिल रहा है, तो इत्यादि इत्यादि चीजें हैं। तो इसको जाने ना दें। तो डिजिटल और ऑनलाइन ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। सेफ्टी और जो है सुरक्षा और कम खर्चे में काम चलाना, ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड है जो है। इसके अतिरिक्त
जो सामाजिक बिहेवियर है कि हम लोग शुरू अपने स्वास्थ्य, शुचिता, स्वच्छता, इस पर ध्यान दें, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड का हम लाभ लें। देश के लिए अच्छी चीज़ें क्या है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर उतना प्रभाव कंपैरेटिवली नहीं पड़ा है, इसलिए हमारे पास विदेश से निवेश लाने का कैपिटल, और इसके अतिरिक्त जो चीन से जो इन्वेस्टमेंट आ सकता है उसको लाने का, तेल के दाम, इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो ये तेल के और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा इंपोर्ट कम हुआ है उसका लाभ उठाने का, तो ये हमारे, और बोल्ड स्टेप्स और कई उत्साही कदम लेने का, जो 3-4 चीजें हैं, ये चीजें हमें बहुत पॉजिटिव हमारी इकोनॉमी के लिए। नेगेटिव भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। नेगेटिव का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें रिकवरी में समय लगेगा। 6 से लेकर 12 महीने तक में मानते हैं कि रिकवरी लगेगी, जो कि अपैरल है या फिर कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब में 6 से 12 तक का समय लग सकता है कि हम दोबारा रिवाइव करें जो अभी ऑलरेडी है। लेकिन सिनेमा हॉल है, जहाँ पब्लिक, जहाँ पर एक तरीके से कहिए कि पब्लिक बहुत जाती है, बहुत जनता वहाँ जाती है, इकट्ठा होती है, और खर्चे के बिना आप रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा हॉल में जाकर ही पिक्चर देखें, घर पे भी पिक्चर देख सकते हैं। तो इस तरह के जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं, उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और इनको वापस उठने में ज़्यादा समय लगेगा, 12 से 24 महीने तक भी समय लग सकता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो जिनमें समय काफ़ी लगेगा। दूसरा ये है कि समाज में विषमता भी बढ़ी रही है। आप जानते ही हैं कि बहुत जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उस दिन खाते हैं और उस दिन कमाते हैं और उसी दिन खाते हैं, या कई लोगों को अपना जो है दिल्ली सब छोड़ के जाना पड़ा, हमने देखा माइग्रेंट्स जो थे उनको जाना पड़ा, उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और पड़ना है। तो ये अच्छी बात यह है कि सरकार इसके लिए बहुत सजग है। बहुत प्रयास किए गए हैं। हमारा देश बहुत जटिल देश है, बड़ा देश है, विषमताओं से भरा देश है। उसको देखते हुए भी जो है सरकार बहुत संवेदनशील रही है। कुछ कुछ उदाहरण जरूर हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। अब हमें इस देश की 130 करोड़ लोगों की जनता और सैकड़ों नगर, वो सब के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कहेंगे कि उसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि जो है उसका काफ़ी हद तक अच्छा एक पड़ेगा। लेकिन वो एक तबका है, इसलिए भारत सरकार ने भी अपना पहला कदम जो उठाया था, वो यही उठाया था कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके लिए इनको भोजन की कमी ना हो, इनको का जो है सब जगह खाना दिया जा सके। तो सरकार इसके लिए संवेदनशील है। उद्योगों के लिए पैकेज आएगा, अभी फाइनेंस सेक्टर के लिए एक आया, आज फिर एक आया है, जो कई कदम सरकार उठा रही है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया है कि इस तबके को देखा जाए। तो ये विषमताएं बढ़ेंगी वो, लेकिन क्योंकि समाज में जैसे मैंने कहा कि फ्रूगैलिटी बढ़ेगी, छोटी चीज़ों को लेके लोग ये कहेंगे भाई मेरा कम में काम चल जाए, तो उससे जो एक समाज, उससे महंगाई कम होगी। महंगाई कुछ हद तक बढ़ेगी नहीं, ये मैं मुझे जो बहुत हद तक लगता है। उसका कारण क्या है कि महंगाई कैसे बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है डिमांड और सप्लाई से। अगर कोई चीज़ का दाम बहुत बढ़ जाए, सॉरी क्षमा करें, किसी चीज़ की मांग बहुत बढ़ जाए, तो क्या होता है, क्योंकि उत्पाद उस मांग के हिसाब से जो है नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसका दाम बढ़ जाता है, उसका जो जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, उसको महंगाई कहते हैं। आपने भी खुद देखा होगा, जब बहुत फसल होती है, तो आप देखें प्रोडक्ट ज़्यादा है और उसकी डिमांड तो उतनी है, लोग कोई, क्योंकि फसल बहुत हो गई तो उससे दुगना तो खाना शुरू कर नहीं देंगे, तो उसके दाम गिर जाते हैं। जहाँ पर आपने देखा है कि जो है अचानक लोग बहुत चीज़ को खाना पसंद करते हैं, और उसके हिसाब से जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता, उसकी मांग बढ़ जाती है। तो क्योंकि कुछ समय तक अब लोग ये भी जीना सीख गए हैं कि सरल जीवन शैली में भी कैसे रहा जा सकता है। तो इसको देखते हुए सबके अपने खर्चे कम हो गए, सब ये देख रहे हैं कि कम में भी खाने से काम चल सकता है। तो ये सब देखते हुए, क्योंकि मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ने वाली है, इस वजह से महंगाई का भी कम बढ़ने की आशंका है, कि महंगाई उतनी दर से नहीं बढ़ेगी जिस तरह से कई लोग आशंकित हैं। कहाँ बढ़ सकती है? जहां पर उत्पाद में कमी आ जाए या उत्पाद पहुंच ना पाए, वहां पर एक समस्या हो सकती है। लेकिन क्योंकि उत्पाद भी आप देख रहे हैं, कृषि के उत्पाद में कमी नहीं है। भारत सरकार ने भी अभी जो शुरू किया है कि पिछले साल 294 टन के आसपास, हमारा मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन था। सरकार ने इस बार 2% अधिक जो है ये टारगेट है कि हम उससे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करेंगे। और सबसे पहले कई राज्यों में किसानों की फसल को
जो तैयार खड़ी है उसको उसको फसल काटने के लिए, उसको लाने के लिए पहला सबसे बड़े प्रयास सबसे पहले इस वक्त वही चल रहा है। तो सरकार और हमारे पास इस देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता कि महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो ये सब मेरे कुछ विचार थे इसके ऊपर। अब मैं कुछ प्रश्नों का जो है उत्तर दूंगा जो मुझे मिले हैं। और एक सेकंड, मैं प्रश्न, हाँ, मेरे सामने कई प्रश्न हैं मैं जो आप सब लोगों ने भेजे हैं। तो पहला प्रश्न है, कोविड-19 के बाद क्या विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था पर कोई असर पड़ सकता है तथा उसके क्या उपाय संभव हैं? ये एक जो पहले जैसे तंत्र चल रहा था वैसा तो नहीं है, तो कुछ प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन कई चीज़ों में ये जो एक शॉर्ट 1-2 महीने का जो एक ऐसा नहीं है कि ये बहुत समय तक मतलब लॉकडाउन कोई कई महीने चल रहा है। 1 महीना हो सकता है, 1.5 महीना, ये सब जो चला है, तो ये एक टेम्परेरी सेटबैक है। तो ये कोई मुझे विश्वास है कि इस समय जो कई छात्र ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो उससे जो है कुछ हद तक उनका भरपाई हो रही है उनकी शिक्षा की। और उसके बाद भी जो है उसके पास कुछ परिवर्तन ज़रूर होंगे। जैसे मैंने कहा कि उनके स्वभाव में डिजिटल है, ऑनलाइन लर्निंग है इत्यादि का एक प्रयोग बढ़ेगा। और शिक्षा व्यवस्था पर जो है इससे अतिरिक्त और कोई प्रभाव जो है इस वक्त नहीं है। ऑफ कोर्स जिन लोगों के एग्ज़ाम होने थे, कुछ एग्ज़ाम आगे डिले हो गए हैं। आईआईटी इत्यादि के एग्ज़ाम थे उनको जून में किया जाएगा, मई के बजाय जून में। लेकिन इससे कोई ऐसा कोई दूरगामी कुप्रभाव जो है वो इस वक्त पड़ने की कोई संभावना नहीं है। और दूरगामी और बड़े स्तर पर देखें तो उससे लाभ ही हैं। डिजिटल लर्निंग को बढ़ना भी है और अभी करना भी चाहिए। आप में से कई लोग, अब जैसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो जितने ग्रेजुएट होते हैं उसमें से अधिकतर ग्रेजुएट तो काम करने के जो है तुरंत तैयार ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो उनके पास उन्होंने सिर्फ कागजी पढ़ाई की है। उनको जीवन के बारे में, विश्व के बारे में और नए काम करने के तरीके के बारे में नहीं पता है। तो ये एक तरीके से आपके सामने, मैं सोचता हूँ छात्रों के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को सुधारें और डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग को आगे बढ़ाएं। और अभी इतने ज़्यादा संसाधन जो है आप अगर ऑनलाइन करें तो आपको मिल सकते हैं, उनका प्रयोग करें। विश्व में जो जानकारी है या इसके अलावा बहुत ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर प्रश्नोत्तर है, डिजिटल लर्निंग है, वीडियो लेसन है, उसको करें। क्योंकि अगर आप इसको अभी से आत्मसात करेंगे तो जब आप अपने जीवन में जाएंगे, जब कंपनियों में जाएंगे, आप कहीं काम करेंगे या काम शुरू करेंगे, उद्यमी बनेंगे, तो ये आपके बहुत काम आएगी। तो मुझे लगता है कि इससे कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है और ना पड़ेगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजिकली और अलर्ट हो जाएंगे और स्किल्ड हो जाएंगे, और उस पर ध्यान दें। दूसरा एक प्रश्न था, क्या शिक्षा व्यवस्था में कोविड-19 के बाद तकनीकी शिक्षा पर विचार संभव है और छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पर कोई असर पड़ सकता है? जैसे मैंने कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म गैप है, कोई दूरगामी स्तर पर इसका कोई कुप्रभाव नहीं है, बल्कि अच्छे प्रभाव है। अच्छा प्रभाव यह है कि अब आप डिजिटल लर्निंग के माध्यम से और मटेरियल और एक्सपर्ट्स और जो है और बाहर के कई लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं आदि। और तकनीकी शिक्षा पर विचार संभव है। तकनीकी शिक्षा का अगर अर्थ आपका ये है कि हमें कैसे टेक्निकल एजुकेशन और बढ़ानी चाहिए, तो निश्चित मुझे ये तो सभी जगह लगभग हो गया है कि बच्चे ऑनलाइन लर्निंग करें, बच्चे जो है उनको ट्रेनिंग दें। और मुझे लगता है कि जैसे हमने कई बार विद्या भारती उत्तराखंड में भी प्रयास किया है। कई विद्यालय ऐसे हैं जो उसका बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जो संसाधनों की कमी के बावजूद
कुछ न कुछ प्रयास उसका कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि क्या नहीं हो सकता है, क्या समस्या है मेरी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। कुछ ऐसे होते हैं, मैं कर सकता हूँ, मेरे सामने ये समस्या है, लेकिन इसके होते हुए भी मैं कुछ ना कुछ जरूर कर सकता हूँ। तो वो दूसरी मानसिकता कल आपको लाना ही होगा। तो इससे कोविड 19 हो या कोविड 19 ना हो, अगर आपके अंदर अपनी 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 समस्याओं, अपनी संकटों और अपनी अभावों के होते हुए भी एक प्रभाव डालने की अगर एक इच्छा है, तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत बड़ी एक चीज होने वाली है। पहले ये था, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, अ टाइड लिफ्ट ऑल द बोट। जब ज्वार भाटा आता है, जब ज्वार आता है तो सारी नावें उड़ जाती हैं, और जब भाटा जब 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 समुद्र का पानी वापस जाता है, तब पता चलता है कौन कितने पानी में था और कौन कहाँ अटक गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये ऐसा समय है जिस समय जो कंपनियां हों या जो जो विद्यालय हों या जो व्यक्ति हों, जो अपनी क्षमताओं का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, जो संसाधन, किसी के पास अपरिमित संसाधन नहीं होते हैं, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो विद्यालय हो या परिवार हो, उन संसाधनों का अगर आप अच्छा उपाय करके आप ये देखें कि मैं विचार शक्ति से बाहर कैसे और मैं बढ़ा सकता हूँ, 1 का 8 11 कर सकता हूँ, ऐसे लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो लोग विकास कर नहीं पाए, उद्यमशील नहीं हैं, वो और पीछे रह जाएंगे। तो समाज में ये भी एक परिवर्तन होगा, जो सफल होगा वो और सफल होगा, जो सफल नहीं हो पा रहा है वो और असफल होगा। तो आपके सामने एक ही उपाय है कि आप उस राह पर चलें कि अपने तकनीकी शिक्षा को तकनीक जानने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से एक वेकअप कॉल है, और ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इसको, क्राइसिस को हमेशा अवसर मानना चाहिए। एक क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस इज नॉट डेंजर, क्राइसिस इज नॉट रिस्क। संकट जो है कभी भी खतरनाक नहीं होता है, संकट एक बहुत बड़ी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये है, तीसरा, वर्तमान में लॉकडाउन दूसरे चरण में है। अगर आगे कोविड, क्योंकि मुझे समय का भी देखना पड़ रहा है, वर्तमान में लॉकडाउन दूसरे चरण में है और आगे कोविड 19 के रहते ये लॉकडाउन तीसरे चरण में जाता है, तो भारत के नुकसान के लिए भारत की तैयारी किसी प्रकार की है। मुझे लगता है कि इसका मैंने प्रश्न का उत्तर कई तरीके से मैं माध्यम में पहले भी दिया मैंने अपने सत्र में। हमारी तैयारी, क्योंकि हम पे कम प्रभाव है, और इसके अतिरिक्त कई चीज़ें हमारे पक्ष में भी हैं। ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल के दाम बहुत समय तक अब बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्योंकि अब आप खुद देखिए, जब हम लोग 50% लोग ऑफिस जाएंगे ही नहीं, तो उनका तेल भी कम खर्चा होगा। तो तेल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तेल की डिमांड घटेगी। अगर तेल की डिमांड घटती है तो इससे हमारे देश को लाभ ही है, क्योंकि हम उस मुद्रा को बचाएंगे। तो कई मामलों में पॉजिटिव हैं, और भारत की तैयारी, मैं आपसे कहूंगा कि कई अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने कोई तैयारी तो की नहीं थी, हमें पता नहीं था, किसी को नहीं मालूम था कि ऐसी चीज आएगी, लेकिन उसके लिए हमने समय लिया, और इसके इतना निरंतर सरकार इस पे काम कर रही है, क्योंकि मैं तो सरकार के कई अंगों को मैं देखता हूं और कई लोगों से मेरी बातचीत चलती रहती है। पूरी तैयारी हमारी चल रही है कि हम कैसे अपने उद्योग शुरू कर सकें, किसको हम, तो ये इसको लेके, और हमारी जो विचार है कि हम, हमारा हमारा धन, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़े और सरकार एक पैकेज दे धीरे धीरे, तो इस तरह कई चीज़ों को देखते हुए उद्योग भी खुलें। और ऑलरेडी जो है कुछ फैक्ट्रियां हमारी जैसे शुरू चल रही हैं, कुछ शुरू होने वाली हैं, तो इसमें तैयारी इसमें अच्छी है इस मामले में। विश्व के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2.8% रहेगी, तो इसकी वृद्धि, विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 2.8% रहेगी। तो इसके वृद्धि दर को संतुलित करने के लिए भविष्य में क्या तरीके हैं? क्योंकि हमारी 2.8% रहेगी, शायद इससे भी थोड़ा कम रहे, लेकिन क्योंकि हम और चीन वर्ल्ड में दो ही ऐसे बड़े देश हैं जिनमें फिर भी प्रगति रहेगी, तो हमारे पास बाहर से कैपिटल आ सकती है, इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा। और इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने कहा कि हम कई बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फार्मास्यूटिकल्स का और टेक्नोलॉजी का जो बहुत प्रभाव जो हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब जो कदम हम लेंगे और जो हमें इसके जो अवसर मिल रहे हैं, इनसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ेगी। ये माना जा रहा है कि 2.8% रहेगी, लेकिन ये भी है कि अगले से अगले साल
2020-21 में हमारी व्यवस्था 2.8 या हो सकता है उससे कम होकर 1.8 या 1.2 भी रह जाए, लेकिन 2021-22 की जो इस समय अनुपात जो अनुमानित दर है वो 7.4% है। तो ये इस सेटबैक के बाद हम ये मानते हैं कि अगले साल हमारी वृद्धि 3 गुना बढ़ेगी। As we know, this COVID-19 pandemic affect directly our education institutions. Who would learn from this? What would we learn from this pandemic? Is it demand use of new technology or distance learning programs and online classes? Current education system void from future? अभय बडोनी। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इसका मैं उत्तर मैंने कई तरीके से मैंने दिया भी कि इससे हमें ये सीखना है कि हमें डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी का कितना प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये समय टेक्नोलॉजी का युग है, आगे वाला समय टेक्नोलॉजी का युग है। अगर हम इसके लिए हमें पूरा ये संकट है हमारे लिए, लेकिन ये संकट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। वी शुड बिकम टेक्निकली सेवी, वी शुड यूज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इवन डिस्पाइट अवर कंस्ट्रेंट्स। जब आप मोबाइल फोन पर जो है अब हम लोग वीडियो देख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उस पर जो है ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं, उस पर हम क्यों नहीं बच्चों से हम सेशन करवा सकते हैं, उनको कर सकते हैं। तो ये सब है, और इसमें मुझे पता है कि विद्या भारती उत्तराखंड इस बारे में बहुत सोचता है। भुवन जी, विजयपाल जी, अभिषेक जी, बहुत इन्होंने सिस्टम अच्छे बनाए हैं, तो उनका पूरा प्रयोग करें और आगे बढ़े। भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात लगभग 45% चीन पर निर्भर है। क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक आयात से खुद पर निर्भर हो सकता है? ये पूरी संभावना है। अगर आपने देखा होगा, भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की पिछले 2 हफ्ते से पहले ही एक पैकेज दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि जो हमारे देश में, क्योंकि हम इस वक्त जो है मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम वर्ल्ड के टॉप 3 में इस समय हैं ऑलरेडी। हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बेस है, और पिछले साल 3.5 करोड़ से ऊपर मोबाइल एक्सपोर्ट हुए थे। इस साल वो घट के 2 करोड़ हो जाएगा, लेकिन बेस पूरा बना हुआ है। तो सरकार इस पे पूरा का पूरा जो है फोकस कर रही है कि हम कैसे अपने आप बेस बढ़ाएं। बल्कि ये भी एक बात है जो मैंने भी सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया था कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा चिप प्लांट भी हम लोग बना सकते हैं। तो उसके भी कई सारी चीजें चल रही हैं, और इसमें पूरी संभावना है, और हमारे पास पूरा बेस है कि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। कोरोना संकट के बाद विद्यार्थियों के सिलेबस को किस प्रकार से अच्छे से कम समय में पूरा करवाया जा सकता है? तो ऑनलाइन लर्निंग में जितना कर सकें करें, उसके बाद समय मिलेगा। मुझे लगता है कि पूरे साल भर के 12 महीने के सिलेबस के लिए 1 महीने का अगर कुछ इधर आगे पीछे होता है, तो वो आप सब लोग सक्षम हैं करने के लिए। अब क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा मुझे। ये कोई छोटी कक्षाओं से व्यवसायिक पाठ्यक्रम को नहीं जोड़ा, क्या छोटी कक्षाओं से ही व्यवसायिक पाठ्यक्रम को नहीं जोड़ा जा सकता? क्योंकि आधुनिक दौर में शिक्षण के साथ साथ ये भी जरूरी है। निश्चित ये तो होना ही चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अप्रेंटिसशिप, स्किल इंडिया मिशन, जो सरकार की भी कई योजनाएं हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे शुरू से ही, छात्र जो है प्रैक्टिकल है, और जो है क्या सबको जाके बीएससी एमएससी करना जरूरी नहीं है। आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, न सिर्फ इससे एक करियर बन सकता है। अभी एक अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रिपेयर और मोबाइल के रिपेयर के लोग हैं, वो छोटी नौकरियों से अच्छा पैसा कमाते हैं उसकी तुलना में। तो इसको आगे बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, मुझे लगता है इसको बढ़ाना भी चाहिए। कोविड-19 के असर कारण वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में कहां तक बाधक हो सकती है? तो मुझे लगता है कि कोविड-19 का टेम्परेरी सेटबैक है। इससे लेसन ये हमारे लिए, आप देखिए, आप कोई, हम लोग फिर भी जीवित हैं, सबको भोजन मिल रहा है, सब अपने घर में हैं, कई अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, और संस्कार, परिवार के साथ रहना, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। ज़रूर कुछ लोगों पर, कुछ एक संख्या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन जो वास्ट मेजोरिटी है, 99% लोग हैं, वो अपने, इस समय ऐसा कोई जैविक संकट नहीं है। 1 महीने का समय है, उसके बाद अच्छी आदतें डालिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, और जब वापस आएँ तो इसके साथ कि हम और विनम्र बने, हम टेक्नोलॉजिकली अच्छा काम करें, हम साफ सफाई रखें, इत्यादि इन सबको रखें। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे शिक्षा पे कोई भी बुरा असर पड़ने वाला है, बल्कि अच्छा ही पड़ने वाला है। ये हमारे सोचने का नजरिया होना चाहिए। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में मंदी का दौर चल रहा है, उसको लेकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनकी नौकरी को कितना खतरा है? इसमें कंपनियां जरूर संकट में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो देश के जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, उन सब ने कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी बाहर नहीं निकालेंगे,
नौकरियां नहीं निकालेंगे तो ऐसा कोई, हमें लगता नहीं कि ऐसा कोई शॉर्ट टर्म में होगा। जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे, जो ज़्यादा इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते, उनके सामने एक ज़रूर एक समस्या है। जो स्वावलंबी हैं या छोटे हैं, तो उसके लिए सरकार पूरा एक बातचीत चल रही है कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकें। और मुझे लगता है कि उस सेगमेंट के लिए सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि कुछ करेगी। कोरोना संक्रमण के बाद दोबारा लोग संक्रमित नहीं होंगे, संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है जिससे आपको पूरी सुरक्षा मिल सके, तब तक जो है संक्रमण का खतरा बना रहेगा। और ये है क्योंकि हम लोग सजग हैं, राष्ट्र सजग है, आप सब लोग सजग रहेंगे, तो इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम लोगों की तैयारी भी तब तक बढ़ जाएगी जो समय हम लोगों को मिल चुका है। अभी क्षेत्रों में, अभी शहरों में ही स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास कैसे होगा? इसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रयोग कर सकते हैं जो है, क्योंकि अगर हम देखें इसके लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग के अलावा एक बहुत बड़ा विचार चल रहा है टेली मेडिसिन का, और कई कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं या फिर कहीं पर एक टेक्नोलॉजी सेंटर बना के दूर से जो डॉक्टर्स हैं वो वहीं से कंसल्ट कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलना तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल खोल भी देंगे तो डॉक्टर तो वहाँ कम, उनका जाना कठिन है। हालांकि प्रयास करते रहते हैं सरकार के, लेकिन कठिन है। इसी के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करेगी, और मुझे लगता है कि ये जो टेली मेडिसिन का भी एक बहुत बड़ा एक दौर है, उसको भी बहुत इससे प्रभाव, एक अच्छा उससे उसको लाभ होगा। Due to coronavirus, there are good outcomes related to environment. So, what should be your strategy in order to maintain this good impact on environment after this pandemic is over? हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने परिवार, हमारा जो पर्यावरण है वो फिर भी काफी हद तक जो उसमें जो कुछ लाभ हुए हैं वो रहे। तो एक तो चीज यही है, क्योंकि हम लोग कम ट्रेवल करेंगे, कम यात्रा करेंगे, आवश्यक यात्रा ही करेंगे और घर से ही काम कर सकेंगे, तो तेल कम खर्च होगा, तो उससे भी पर्यावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से वेकअप कॉल है कि लोग जो फिजूल खर्ची करते थे, और अब लोगों को लगेगा कि मेरा कहाँ खर्चा जा रहा है, मेरा कहाँ खर्चा नहीं जा रहा है, लोग सजग होंगे। जब आदमी अपने ये कम चीज़ों में भौतिकतावाद से थोड़ा सा कम जो है अपने जीवन को उसका कम प्रयोग करेगा और अपने जो है व्यर्थ की खर्चे कम करेगा, तो उससे पर्यावरण पर वैसे ही प्रभाव पड़ना है। तो एक तो ये है। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, ये सब चीज़ तो व्यक्तिगत स्तर पर होती है। अगर मैं स्वच्छ तो मेरे आसपास स्वच्छ, तो हमें अपने आसपास, अपना, अपने परिवार, अपना विद्यालय, अपना समाज, उस सब के लिए सजग रहना होगा। तो मुझे लगता है कि उससे ही काफ़ी जो है पर्यावरण पे जो उसका जो अच्छा प्रभाव पड़ा है वो जारी रहेगा। Because of this virus, lots of people lost their job, and there's a big loss in GDP, economic recession. Being from the technological field, what your strategy to reduce this impact? Also explain as possible that citizens of India can contribute to fight. तो टेक्नोलॉजी के जैसे आपका प्रश्न वही था कि इकोनॉमिक रिसेशन, भारत रिसेशन उससे कहते हैं जब हमारा ग्रोथ कम हो जाए। अच्छी बात यह है कि भारत में रिसेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि हम फिर भी ग्रो करने वाले हैं। हमारी जो विकास दर है वो कम होगी, लेकिन हम नेगेटिव नहीं है। और जैसे मैंने कई चीज़ों में बताया कि हमारे पास फिर भी काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन पॉजिटिव फैक्टर्स का पूरा प्रयोग होगा और टेक्नोलॉजी का जितना अधिक आप यूज़ कर सके। अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं बड़ा जल्दी ही कुछ सवाल देखता हूं, जो प्रश्न जो बड़े अच्छे हों, और मेरे ख्याल से काफ़ी हो गए। और एक प्रश्न था कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सजग है, और ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना कोई नीति है कि सरकार अपने रिक्रूटमेंट को कम करने जा रही है। सरकार अपने रिक्रूटमेंट को कम नहीं कर रही है। तो ये इसके ऊपर जो है युवाओं के भविष्य के प्रति खतरा, मैंने कई अपनी बातों में मैंने कहा, भविष्य के प्रति खतरा अगर हो तो वो हम खुद ही होंगे। अगर हम अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे, अपने उत्साह को बढ़ाएंगे, नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे और अपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो आपके भविष्य के लिए खतरा नहीं होगा। आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना भविष्य अपने हाथ में। हम लोग तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बोलते हैं, सबसे कहते हैं कि आपका करियर, आपका प्रमोशन आपके हाथ में है। तो आप ये मान के चलें कि अपने जीवन के जो निर्धारित करने का जो निर्णय है, जो क्षमता है, वो आप में है। तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है, अगर आप सच्ची ये सब बातों को, मैंने कई बातें कही, उनका अगर आप जो है आगे उस पर पालन करेंगे। प्राइवेट संस्थाएं अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सामान्य कर सकेंगी?
लॉकडाउन के दौरान उद्योगपतियों को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? देखिए, ये समय ऐसा है कि इस समय प्रॉफिट, बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत लॉस में जाएं, या अधिकतर जो संगठन हैं उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे सिनेमा हॉल ले लीजिए या जिम ले लीजिए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पे बहुत, या एयरलाइन ले लीजिए, वो बिल्कुल बंद है, अभी तो एयरलाइन चल ही नहीं रही है। तो ये सब चीज को देखते हुए ये जो एक चैलेंज है कुछ सेक्टर्स के लिए, उनके लिए सरकार पूरी सजग है। और आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में देश के कई उद्योग के जो सेक्टर्स हैं उनको मदद देने के लिए, उनके लिए कुछ नियम रिलैक्स करने के लिए सरकार पूरी काम कर रही है। कल भी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की बैठकें चल रही हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है कई कदम उठाए जाएंगे। और पेंडेमिक में जो व्यवहारिक परिवर्तन आए उसे हमें सामाजिक शिक्षा के रूप में किस तरह देखना चाहिए? मुझे लगता है इसका प्रश्न मैंने काफी से दिया है। कोविड 19 के अंतर्गत 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन है, इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये भी मैंने बताया। कोरोना वायरस के एक समय लॉकडाउन बढ़ाने के कारण थोक मूल्य सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मैंने कहा, इस वक्त तो इन्फ्लेशन कम हो गया, जो मुद्रास्फीति की दर है और महंगाई की दर है वो कम हो चुकी है। तो अर्थव्यवस्था आज 0.4% पर आकर सिमट गई है। भारतीय व्यवस्था के सुधार है तो आप क्या ही सुझाव प्रदान कर देंगे? खैर, मैंने इस पर काफी चीजें कही। हमें यह मानना चाहिए कि हम फिर भी वर्ल्ड के सेकंड फास्टेस्ट G20 इकोनॉमी होंगे। G20 देशों की सबसे बढ़ने वाली नंबर 2 अर्थव्यवस्था होंगे। हमें उस पर लाभ उठाना चाहिए और उसके लिए हमारे पास कई अवसर मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा राष्ट्र जिस राष्ट्र का जो नेतृत्व है वो इस चीज को लेकर सजग है, वो अपनी इन सब चीजों के ऊपर एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज को वो एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। कोविड 19 के बाद बदलते परिवेश में कोरोना से गांवों में लौट गए युवाओं को किस तरह के रोजगार तलाशने होंगे? कोरोना विकट समस्या के अनुसार देश में लॉकडाउन कैसे की जाएगी? अंत में बस एक प्रश्न और है। कोरोना महामारी के बाद विश्व का कुछ प्रश्न विद्या भारती में कैसे, क्या संगठन में कैसे होगा, उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि विद्या भारती के अधिकारी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो मैं उन पर ही वो सब प्रश्न छोड़ता हूँ। और कोरोना महामारी के बाद विश्व का नया स्वरूप कैसा होगा? हम लोग प्रकृति का सम्मान अवश्य करना सीख गए हैं और सीखेंगे, और ऐसा है भी जो है कि क्योंकि हमने देखा कि प्रकृति की शक्ति कितनी कितनी अधिक है और इस तरह के पेंडेमिक का प्रभाव कितना पड़ रहा है, तो इस पर लोग सेंसिटिव तो काफ़ी इस पर हो चुके हैं। बच्चों को अंत में एक ही प्रश्न है, बच्चों को मैं एक आदर्श जीवन और रिस्पेक्टफुल करियर के लिए प्रेरित करता रहता हूं। व्हाट इज अ यार्डस्टिक टू ट्रांसलेट ड्रीम इनटू रियलिटी? अंत में मैं यही कहूंगा कि ड्रीम को रियलिटी में परिवर्तन करने के लिए हर समय की युवा होते हैं, उनकी एक सोच होती है, और क्योंकि हम लोग को एक अनुभव है, हमें उनको गाइड करना चाहिए। परिश्रम करना, अपने अपने को समाज और बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूल बनाना, अपने विचारों का संवाद करना, अपने लिए लोगों में विश्वास जगाना, ये एक कुछ ऐसे जो गुण हैं, ऐसे जो वैल्यूज़ हैं जो टाइमलेस वैल्यूज़ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि चरित्र निर्माण, परिश्रम, जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों में जिज्ञासा और आगे बढ़ने के लिए उत्साह, लगन, और आजकल के युग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे तो मैं नहीं कहूँगा, वह है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को ऊपर आप लोग ध्यान दें और सीखने का प्रयास करें। कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब ये संकट जो आया है, जैसे मेरा एक ही मैसेज होगा लास्ट में, अंत में, कि इसको संकट न समझें, इसको एक अवसर समझें। अवसर समझें अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने का, अवसर समझें टेक्नोलॉजी में अपने को और अधिक जो है कुशल बनाने का, और अवसर समझें कि हम जीवन में कम चीज़ों में भी कैसे काम कर सकते हैं, और जो बहुत पहले कहा गया कि सादा जीवन उच्च विचार, ये सब चीज़ों को हम ला सकते हैं। ये आप ही नहीं कह रहे हैं और मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, कई उद्योगपतियों को। अभी मेरा एक और सेशन है अभी इकोनॉमिक टाइम्स के साथ थोड़ी देर में, सभी लोगों का यही विचार है।
तो आप साथ हैं, जीवन विश्व आपके साथ है, सबका यही विचार है और मुझे विश्वास है कि विश्व इससे और अधिक जो है शक्तिशाली और अधिक समृद्ध और सुखी और बन के उभरेगा। विद्या भारती उत्तराखंड बहुत सजग है, कई नए प्रयोग कर रहे हैं, कई नई एक आपके यहाँ, मैं तो कई विद्या भारती के कई राज्यों से मेरा बात, मध्य प्रदेश है, कई मैं नाम नहीं लूंगा, बातचीत चलती रहती है, लेकिन मैं आपको बात कहूँ कि उत्तराखंड जो नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जो हम नए विचार करते रहते हैं, ये आप लोगों के बहुत सराहनीय है। और इन सब विचारों के साथ और विद्या भारती उत्तराखंड को पुनः मुझे इस अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार। भारत माता की जय। अंत में मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा। रितम एक न्यूज़ ऐप है जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस और कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर एक प्रामाणिक जानकारी और देश की कई भाषाओं में, कई मैगज़ीन्स में और उन सोर्सेस से एक और अलग अलग कैटेगरीज़ में बहुत अच्छी न्यूज़ और व्यूज़ मिलती हैं। ये पूरा ये ऐप जो है पूरी एक भारतीयों द्वारा बनाया गया है और भारत में जो लोग विश्वास करते हैं उसके गौरव में, उसकी प्रगति में, उन सब लोगों के लिए ये एक बनाया गया है। इसको आप लोग अवश्य डाउनलोड करें, RITAM। ये आपको गूगल और iOS, एंड्रॉयड और iOS दोनों में उपलब्ध है और इसका प्रयोग करें और इससे इस तरह के जो कार्य हैं उनको बहुत सराहना मिलेगी और देश में बनी हुई चीज़ों को एक नया उत्साह और प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।